राघव चौंक गया। जाहिर है उसने ग्रैंड मास्टर संजय को कम आंका था। जैसा कि उम्मीद थी, यह बूढ़ा आदमी बेहद तेज था। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। बच्चे, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, अन्यथा इतनी बड़ी प्रतिभा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंड मास्टर संजय किसी गहरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे थे। राघव को जल्दी ही एहसास हो गया कि ग्रैंड मास्टर संजय उसे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि राघव अपना पूरा ध्यान गोली के मार्ग पर साधना पर केंद्रित करेगा। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड मास्टर, राघव समझ गया है। चाहे वह कुछ भी कहे, ग्रैंड मास्टर संजय के इरादे उसके लिए अच्छे थे। चाहे उसने उसकी सलाह मानी हो या नहीं, उसकी दयालुता की सराहना की गई। मैंने कल सुना कि तुमने एक आधे कदम के रक्त संघनन विशेषज्ञ को मारने के लिए ब्लेड के सिर्फ 3 वार का इस्तेमाल किया। क्या यह सच है? ग्रैंड मास्टर संजय ने पूछा। हाँ, यह सच है। राघव सिर्फ सिर हिला सका, लेकिन उसी समय उसके भीतर कुछ संदेह पैदा हो गया। उस समय वह पूरी तरह से सैनिकों से घिरा हुआ था। सामान्य ज्ञान के अनुसार किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मानो राघव के संदेह को समझते हुए ग्रैंड मास्टर संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शाही परिवार के लोग कल यहां जांच करने आए थे और पूछ रहे थे कि क्या राघव वाकई हमारे कीमियागरों में से एक है। मैंने उनसे कहा हाँ, और मैंने यह भी कहा कि तुम मेरे छात्र हो। फिर वे गायब हो गए। राघव यह देखकर दंग रह गया कि ग्रैंड मास्टर संजय, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वे कभी भी किसी प्रशिक्षु को नहीं लेंगे, उन्हें पहचानने के लिए इस पल का उपयोग कैसे किया जा सकता है। वह स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। हे, यह ज्यादा नहीं था। मेरा प्रतीक कुछ ऐसा है जिसका उपयोग करने पर ही मूल्य होता है, इसलिए बेझिझक इसका उपयोग करें। इसके अलावा एक छात्र एक प्रशिक्षु के समान नहीं होता है, ग्रैंड मास्टर संजय ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि उसे अपना शिष्य कहने में ग्रैंड मास्टर संजय को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन राघव के लिए यह अविश्वसनीय रूप से मददगार था। ग्रैंड मास्टर संजय के सहयोग से अब उनके पास एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता उपलब्ध था। अब वह अपनी पीठ को और अधिक सीधा करके खड़े हो सकेंगे। बच्चे, मुझे भी तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है। कीमियागर संघ के अपने नियम हैं और हम धर्मनिरपेक्ष लड़ाइयों में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं, ग्रैंड मास्टर संजय ने आह भरते हुए कहा। ग्रैंड मास्टर, आपने इस नन्हे बच्चे के लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपको धन्यवाद नहीं कह सकता। जहां तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया की लड़ाइयों का सवाल है, मैं उन्हें खुद ही संभाल लूंगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैंड मास्टर संजय की प्रतिष्ठा के साथ उनके मामले बहुत सुविधाजनक हो जाएंगे। शर्मा एस्टेट की सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। यद्यपि कीमियागर संघ उन लड़ाइयों में हस्तक्षेप नहीं करता था जिनमें वे शामिल नहीं होते थे, लेकिन जब तक राघव वास्तव में इसका हिस्सा बन जाता, तब तक उसे कीमियागर संघ का संरक्षण प्राप्त होता रहता। एक बार जब राघव ने स्वयं पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली और उसे कीमियागर संघ के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही, तब वह अपने चारों ओर के रहस्य को घेरे घने कोहरे को व्यक्तिगत रूप से सुलझा सकता था। हालांकि अब उसके पास कुछ सुराग थे, लेकिन उसने अब भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मौजूदा स्थिति को बनाए रखना ही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। तो आज तुम यहां क्यों आए? संजय ने पूछा। अब जाकर राघव को यहां आने का असली उद्देश्य याद आया। यह युवक गिल्ड से उधार पर कुछ औषधीय सामग्री खरीदना चाहता है, और जब मैं उन्हें गोलियों में बदल दूंगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। गिल्ड के अंदर कीमियागरों के लिए उधार पर औषधीय सामग्री निकालना काफी आम बात थी। वे अगली बार औषधीय गोलियों से आसानी से इसका भुगतान कर सकते थे। यह कीमियागरों और गिल्ड दोनों के लिए एक अच्छा सौदा था। गिल्ड की गोली से वह छूट पर औषधीय सामग्री खरीद सकता था, लेकिन साथ ही उसका यह कर्तव्य भी था कि वह अपनी परिष्कृत गोलियां पहले गिल्ड को बेचे। यह समझौता तब हुआ जब गिल्ड ने उसे गोली सौंपी। आप गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं? संजय कुछ हद तक हैरान था। मैं टीचर से कुछ सुझाव पूछना चाहता हूं।
राघव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। शोधन कक्ष में 1 दर्जन से अधिक कीमियागर एक घेरे में बैठे थे और एक युवक को घूर रहे थे। ये कीमियागर अब जवान नहीं रहे थे। उनमें से ज्यादातर 40 साल से ज्यादा उम्र के थे और सबसे छोटा भी 30 साल का था। एक 15 वर्षीय युवा द्वारा यह दावा करना कि वह गोलियों को परिष्कृत करना चाहता है, सभी को हैरान कर दिया और इस पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो गया। उनमें से कुछ तो अंदर ही अंदर उपहास में अपना सिर हिला रहे थे, लेकिन वे सभी चतुर और अनुभवी लोग थे और सभी ने बहुत पहले ही सुन लिया था कि ग्रैंड मास्टर संजय ने एक अपवाद बनाया था और एक युवा को पिल अप्रेंटिस की गोली दी थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह अफवाह सच है या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी अवमानना प्रदर्शित करे। राघव, मैं भले ही गिल्ड का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं भी रीति रिवाजों को नहीं तोड़ सकता। यदि आप औषधीय सामग्री उधार लेना चाहते हैं तो आपको इन सभी कीमियागरों के सामने एक गोली को परिष्कृत करना होगा। फिर हम परिष्कृत गोली की गुणवत्ता के आधार पर तय करेंगे कि आप कितना उधार ले सकते हैं, ग्रैंड मास्टर संजय ने गंभीरता से समझाया। यह छोटा बच्चा समझता है। राघव समझ गया कि यह कीमियागर संघ है और इसका मालिक कोई नहीं है। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर संजय के काम करने के तरीके को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे नियमों के विरुद्ध तरजीह दे सके। यहां 187 प्रकार की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं। आप इनमें से बेतरतीब कोई एक चुन सकते हैं। कीमियागरों में से एक ने एक कागज लाया। उसकी आंखों में राघव की विफलता के लिए कुछ छिपी हुई आशंका थी। वह जिस पन्ने पर गोली के फार्मूले लेकर आया था वे सभी साधारण प्रथम श्रेणी की गोलियां नहीं थीं। उनकी कठिनाई औसत से ज्यादा थी और साधारण गोली प्रशिक्षुओं की उनसे सफलता दर ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा ऐसी स्थिति में जहां ग्रैंड मास्टर संजय के अलावा सभी कीमियागर आपको देख रहे हों, किसी के लिए घबराना कोई अजीब बात नहीं होगी। ऐसे माहौल में एक सफल औषधीय गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करना बेहद मुश्किल था। जिस व्यक्ति ने राघव को वह पन्ना दिया था वह भी सिर्फ एक पिल अप्रेंटिस था। वह अब 40 साल से ज्यादा का हो चुका था। जब वह कीमियागर की परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहा था तो पास होने से पहले वह 17 बार असफल हो चुका था। वहां मौजूद सभी लोग उसके जैसे ही थे। सभी ने पास होने से पहले 10 से ज्यादा बार प्रयास किया था। यह देखा जा सकता है कि गिल्ड से पहले से ही औषधीय सामग्री प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अगर आप सफल हो गए तो भविष्य में यह आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। राघव ने पूरा पन्ना पढ़ा और आखिरी गोली के फार्मूले की ओर इशारा किया। वही, क्या तुम्हें यकीन है? उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। वह गोली का फार्मूला अध्यक्षीय ऊर्जा इरप्शन पिल के लिए था। यह एक असाधारण रूप से दबंग गोली का फार्मूला था। थोड़े समय के लिए इसने किसी को युद्ध शक्ति की लगभग 3 गुना मात्रा के साथ विस्फोट करने की अनुमति दी थी। अध्यक्षीय ऊर्जा विस्फोट की गोली एक ऐसी चीज थी जिसे साहसी लोग बहुत पसंद करते थे। हालांकि इसका उपयोग करने से व्यक्ति कमजोर अवस्था में चला जाता था, लेकिन इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं होता था। जो लोग अपना सारा दिन जादुई जानवरों से लड़ने में बिताते थे, उनके लिए यह विस्फोट की गोली निश्चित रूप से जीवन रक्षक खजाना थी। लेकिन इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था। इसमें कई ऐसी सामग्रियां थीं जिनमें बहुत ज्यादा औषधीय शक्ति थी। यहां तक कि अनुभवी पिल अप्रेंटिस में भी बहुत कम लोग थे जो इसे परिष्कृत कर पाते थे। आखिरकार गोलियों को परिष्कृत करना जोखिम से खाली नहीं था। हालांकि औषधीय गोलियां ऊंची कीमतों पर बेची जा सकती थीं, लेकिन उनके घटक कुछ भी सस्ते नहीं थे। औषधीय घटकों पर भी पैसे खर्च होते थे। क्यों इरप्शन पिल के लिए सामग्री बहुत महंगी थी। यदि आप 3 प्रयासों में इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं कर पाते तो आप अपना पैसा खो देंगे। इसलिए इस गोली को परिष्कृत करने वाले बहुत कम लोग थे। बहुत ज्यादा कीमत भी एक ऐसी चीज थी जिसे साहसी लोग वहन नहीं कर सकते थे। आखिरकार अगर उनके पास इतना पैसा होता तो कौन खजाने की तलाश में खतरनाक जगहों पर अपनी जान जोखिम में डालता। हाँ, मैं इसे चुनता हूं, राघव ने शांति से कहा।
उसने उस व्यक्ति की आंखों में उत्सुकता देखकर कोई फर्क नहीं पाया। ग्रैंड मास्टर संजय ने थोड़ा मुस्कुराया और एक बच्चे को भेजा, जिसे औषधीय सामग्री के 3 सेट लाने को कहा। यह नियम था, आपको केवल 3 हिस्से ही प्रयोग में लाने होते थे, और जब तक आप एक बार सफल हो जाते तब तक इसे पास माना जाता। जब सारी सामग्री राघव के सामने रख दी गई तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अपनी गोली भट्टी को बाहर निकालते हुए उसके हाथ से एक हल्की पीली लौ उठी। एक सांस में राघव ने अपनी पिल फ्लेम की ऊर्जा को धीरे धीरे औषधीय कड़ाही में लाया और उसे गर्म करना शुरू किया। अगला कदम कड़ाही को चालू करना था। इसे गर्म करने के बाद पिल फ्लेम को कड़ाही में प्रवेश करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना था। ऐसा करने से लाभ यह हुआ कि इससे संपूर्ण कढ़ाई सही अवस्था में आ गई और कढ़ाई के फटने की संभावना कम हो गई। राघव के पास उच्च गुणवत्ता वाली विधियां थीं, लेकिन उसने कीमियागर संघ की बुनियादी तकनीकों का पालन किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह दूसरों को बहुत ज्यादा चौंका दे। ऐसा करना भविष्य में उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता था। अगर कोई चुपके से उसके खिलाफ हो जाए तो वह उसे बहुत परेशानी में डाल सकता था। वहां उपस्थित लोग शुरुआत में राघव को हल्के में ले रहे थे, लेकिन उसकी अत्यंत अभ्यासपूर्ण और कुशल चाल ढाल को देखकर सभी के चेहरों पर घृणा का भाव कुछ हद तक गायब हो गया। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक लौ धागा घास को परिष्कृत करने के लिए डाल दिया। उसके इस कृत्य से सभी लोग जो अब तक उसमें रुचि लेने लगे थे, तुरंत सोचने लगे कि वह मूर्ख है। लौह धागा घास को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता था। यह आमतौर पर बाद में किया जाता था, जब औषधीय कड़ाही पूरी तरह से गर्म हो जाती थी। लेकिन जैसे ही लौह धागा घास शोधन प्रक्रिया में प्रवेश किया, पाउडर में बदलने से पहले ही राघव ने उसे कढ़ाई से बाहर निकाल दिया और एक ओर रख दिया, क्योंकि वह एक अलग औषधीय घटक को परिष्कृत करने में लग गया था। छठे घटक का उपयोग समाप्त करने के बाद राघव ने लौह धागा घास को फिर से परिष्कृत करना शुरू किया, लेकिन उसने इसका शोधन पूरा नहीं किया कि एक अलग जड़ी बूटी को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह हरकत कुछ ऐसी थी जिसे कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ग्रैंड मास्टर संजय की आंखों में प्रशंसा भरी हुई देखकर वे सभी चौंक गए। क्या इस युवा की तकनीकों के पीछे वाकई कोई रहस्य छिपा हो सकता है? राघव ने आयरन थ्रेड ग्रास को पूरी तरह से परिष्कृत करने से पहले कुल 13 बार परिष्कृत किया। इस स्तर पर सभी 20 से अधिक औषधीय सामग्री परिष्कृत हो चुकी थी। सामान्य परिस्थितियों में एक पिल अप्रेंटिस आमतौर पर इस अवसर का उपयोग अपनी नसों को शांत करने और सांस को नियंत्रित करने के लिए करता, लेकिन राघव ने जरा सा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन सभी को पाउडर में बदलने के बाद उसने सीधे गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने गोली भट्टी में एक के बाद एक पाउडर डालना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि राघव ने लौह धागे वाली घास के सार पाउडर को कढ़ाई में डालने के लिए अंत तक इंतजार क्यों किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ गोली की ज्वाला तेजी से ऊपर उठी और गर्मी से लहरें प्रकट हुईं, क्योंकि राघव ने वास्तव में अपनी गोली शोधन शुरू कर दिया था। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है! हर कोई हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन साथ ही उन्होंने सिर भी हिलाया। अगर वह अभी से लौ की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद करना शुरू कर देता है, तो वह बाद में गोली को कैसे गाढ़ा कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि युवा वाकई बहुत अधीर थे। ग्रैंड मास्टर संजय पूरी तरह से अपने काम में मग्न थे। इस जगह पर केवल वही समझ पा रहे थे कि राघव का इरादा क्या था। साथ ही वह राघव को और अधिक पसंद करने लगे थे। इतनी शक्तिशाली आत्मा और कड़ी मेहनत करने की क्षमता के साथ उसके लिए जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना निश्चित रूप से संभव था। सभी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि 1 घंटे के बाद भी राघव की आध्यात्मिक शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वह और अधिक मजबूत होती जा रही थी। औषधीय कड़ाही धीरे धीरे हिलने लगी और उसके भीतर से एक तीव्र लहर उठने लगी। सभी की निगाहें एक बिंदु पर केंद्रित हो गईं। वे जानते थे कि यह वह क्षण था जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई थीं। औषधीय कढ़ाई के लगातार हिलने के कारण अधिकांश कीमियागर अपनी गोली की ज्वाला की शक्ति को कम करके
कढ़ाई को स्थिर करने की कोशिश करते थे, लेकिन राघव ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने और अधिक आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, जिससे गोली की लौ और भी अधिक तीव्र हो गई। कढ़ाई से निकलने वाली आवाजें और कंपन और भी तेज हो गए। वह क्या कर रहा है? लोगों के चेहरों पर घबराहट की लहर दौड़ गई। यह गोलियों को परिष्कृत करने का कार्य नहीं, बल्कि कढ़ाई में विस्फोट का कारण बन रहा था। यह स्पष्ट था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। धमाका! औषधीय कढ़ाई एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ी और राघव ने तुरंत एक हाथ से कढ़ाई के ढक्कन को दबा दिया। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट हुआ। साथ ही गोलियों की भट्टी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। यह तो कितना खतरनाक तरीका है, राघव ने पसीना पोंछते हुए सोचा। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करना सचमुच थका देने वाला था, लेकिन उसकी असली ताकत का खुलासा नहीं हो सकता था। उसे केवल बुनियादी और कठिन तरीकों का पालन करना था ताकि किसी को शक न हो। धीरे से कढ़ाई का ढक्कन हटाया और हवा में गोलियों की मनमोहक खुशबू फैल गई। वह वास्तव में सफल हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग विशेषज्ञ थे और बिना कढ़ाई को देखे केवल खुशबू से ही उन्होंने जान लिया कि राघव ने सफलतापूर्वक गोलियां परिष्कृत की हैं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और प्रसन्नता का मिश्रण था। बहुत अच्छा, कम से कम यह एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली तो है, ग्रैंड मास्टर संजय ने राघव को देखकर कहा। संजय को पूरा विश्वास था कि राघव की आध्यात्मिक शक्ति से गोली को परिष्कृत करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि राघव की नींव कितनी मजबूत है। आज उन्होंने देखा कि राघव की आधारभूत तकनीकें बेहद मजबूत थीं और उन पिल प्रशिक्षुओं से किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं थीं, जिन्होंने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव को औषधीय सार की गहरी समझ थी। वह जानता था कि आयरन थ्रेड ग्रास अपनी स्वाभाविक हिंसक शक्ति से बहुत भयंकर होती है और इसको शुद्ध करने के लिए कई बार शोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से गोली की ऊर्जा बढ़ती है और सफलता की संभावना भी अधिक होती है। इस शोधन विधि के बारे में कीमियागर संघ में किसी को नहीं पता था, लेकिन संघ के भीतर दुर्लभ पुस्तकों का गुप्त भंडार था, जहां कुछ वरिष्ठों ने इस प्रक्रिया का उल्लेख किया था। हालांकि ये रिकॉर्डिंग बहुत अस्पष्ट थीं और कोई पूर्ण सिद्धांत नहीं दिया गया था। ऐसे लेख केवल अधूरे विचारों और साधारण तकनीकों को ही प्रस्तुत करते थे। कीमियागरों के बारे में सोचें, कौन इतने उदार होंगे कि अपना खून, पसीना और आंसू दूसरों को दे दें। ग्रैंड मास्टर संजय, जो इन रिकॉर्डिंग के बारे में जानते थे, ने भी कभी आयरन थ्रेड ग्रास को इस तरह से परिष्कृत करने का तरीका नहीं अपनाया था। उनका मानना था कि अन्य लोगों को सिखाने का कोई कारण नहीं था और जो कीमियागर नवाचार नहीं कर सकते थे, वे किसी महान उपलब्धि तक नहीं पहुंच सकते थे। जब बाकी सभी ने ग्रैंड मास्टर संजय को यह कहते सुना कि यह एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है, तो वे हैरान हो गए। राघव की ओर सभी की निगाहें केंद्रित हो गईं और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके 5 पूरी गोलियां तैयार की। 2 गोलियां विशेष रूप से आकर्षक और मजबूत थीं। वे गोली की रेखाओं से भरी हुई थीं, जो कि मध्यम श्रेणी की गोलियों की विशेषता थी। एक क्षण के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। ग्रैंड मास्टर संजय को छोड़कर सभी की आंखों में आश्चर्य, प्रशंसा और शायद थोड़ी ईर्ष्या भी थी। 5 गोलियां देखकर राघव को अंततः राहत मिली। ग्रैंड मास्टर संजय ने घोषणा की, राघव ने एक गोली को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त की है। मैं उसे द्वितीय श्रेणी का क्रेडिट देता हूं। इस पर सभी के चेहरों पर भाव बदल गए। द्वितीय श्रेणी का क्रेडिट एक विशेष अधिकार था, जो उन्हें द्वितीय श्रेणी की औषधीय सामग्री खरीदने का अधिकार देता था। और यह सुनकर सभी की आंखों में ईर्ष्या की चमक आ गई। सभी की जटिल निगाहों के बीच राघव और ग्रैंड मास्टर संजय कमरे से बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, संजय ने अचानक राघव की ओर मुड़ते हुए गंभीरता से कहा, राघव, उस औरत से सावधान रहो। राघव पूरी तरह से हैरान और उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि संजय किस महिला की बात कर रहे थे। वह लड़की जो पहले तुम्हारे साथ लड़ी थी, संजय ने गंभीरता से कहा। क्या उसे कोई समस्या है?
राघव ने असमंजस में पूछा। ग्रैंड मास्टर संजय ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। राघव संजय के पीछे पीछे उसी साधना कक्ष में गया जहां वे पहले गए थे। उत्सुकता से दिल धड़क रहा था। वह अब आध्यात्मिक ऊर्जा के चरम पर था, इसलिए संजय को उसे विशेष रूप से चेतावनी देने का कोई कारण नजर नहीं आया। कमरे में दाखिल होते ही संजय ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ और एक चित्र निकालते हुए कहा, यह देखो। चित्र खोलते ही राघव ने देखा कि उसमें एक सुंदर नाजुक महिला को प्राचीन औषधीय कढ़ाई के सामने गोलियां परिष्कृत करते हुए दिखाया गया था। राघव को यह देखकर चौंकाया कि चित्र में दिख रही महिला बिल्कुल उसी पागल महिला जैसी थी जिससे उसका सामना हुआ था। फर्क बस इतना था कि चित्र में वह महिला शांत, सुकून से भरी हुई और एक सौम्य एहसास देने वाली लग रही थी, जबकि असली महिला ने तो बिल्कुल अलग ही प्रभाव डाला था। यह है? राघव ने संकोच करते हुए पूछा। चित्र बहुत पुराना था, आखिर संजय ने इसे क्यों निकाला था? यह चित्र में जो है वह मेरी पत्नी है, संजय ने गंभीरता से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक दुर्लभ गर्मजोशी भी थी। जब उन्होंने चित्र को देखा, राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक पल के लिए वह शब्दों में नहीं बयां कर सका कि क्या कहे। संजय ने धीरे से चित्र को हटाया और आह भरते हुए कहा, मेरी पत्नी का बहुत समय पहले निधन हो गया था। जब मैंने पहली बार उस महिला को देखा तो मुझे लगा कि मैं भ्रम में हूं। मुझे खुद को शांत करने में काफी वक्त लगा, लेकिन जब उसने कहा कि वह मेरी प्रशिक्षु बनना चाहती है तो मैंने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। क्या उसका कोई गुप्त उद्देश्य है? राघव ने पूछा। संजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ नहीं कहा। वह भी एक पिल अप्रेंटिस है और उसमें बहुत जबरदस्त प्रतिभा है। वह तुमसे भी बेहतर हो सकती है, इसलिए तुम्हें उसके आसपास हमेशा सतर्क रहना होगा। राघव को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन संजय ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। संजय ने राघव की जेब पट्टिका ली और उस पर अपनी विशेष नक्काशी की। उस नक्काशी में उसकी आध्यात्मिक शक्ति का संकेत था। इसके साथ राघव अब कीमियागर संघ के औषधीय कमरे से उधारी में कीमती औषधीय सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होगा। नक्काशी पूरी होते ही संजय ने राघव को बाहर भेज दिया। राघव के दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। शायद उस पागल महिला का वहां आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया था तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता था? क्या वह ग्रैंड मास्टर संजय को रिझाने के लिए आई थी? लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ऐसा सोचना भी मुश्किल था। और अगर उसका यही उद्देश्य था तो क्या उसे थोड़ा विनम्र नहीं होना चाहिए था? ऐसी जंगली पागल महिला से कौन प्रेम कर सकता है? क्या ग्रैंड मास्टर संजय के पास कुछ और राज थे? क्या यह मुमकिन था कि वह उनकी कोई नाजायज बेटी हो? लेकिन यह भी सही नहीं लग रहा था। अगर वह नाजायज बेटी होती तो उसका उनकी पत्नी से कोई संबंध नहीं बनता, और फिर भी दोनों इतनी मिलती जुलती क्यों थीं? इन सवालों से उसका सिर चकरा गया, लेकिन वह इसका हल नहीं ढूंढ सका। फिर भी उसने तय किया कि किसी भी हालत में ग्रैंड मास्टर संजय उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए उसे बस वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा और पूरी सतर्कता से रहना चाहिए। वह अपनी जेड गोली लेकर सीधे औषधीय सामग्री वाले कमरे में गया। जैसे ही उसने उसे दिखाया, सहायक का चेहरा तुरंत ही अत्यधिक सम्मान से भर गया। राघव ने क्रेडिट प्रक्रिया के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि प्रथम श्रेणी के क्रेडिट उपयोगकर्ता 5 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के बराबर औषधीय सामग्री उधार ले सकते हैं, जो कि प्रथम श्रेणी तक सीमित होता है। लेकिन राघव के द्वितीय श्रेणी के क्रेडिट से उसे प्रथम श्रेणी के औषधीय अवयवों के 30 मिलियन स्वर्ण सिक्के उधार लेने की अनुमति मिलती है। साथ ही द्वितीय श्रेणी के औषधीय अवयवों के 5 सेट भी उधार मिलते हैं। इस तरह के परिणाम ने यात्रा को पूरी तरह से सार्थक बना दिया। अब उसे औषधीय सामग्री खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आमतौर पर यदि कोई कीमियागर 5 में से एक बार भी शोधन करने में सफल हो जाता है तो वह घाटे में ही रहता है, लेकिन अगर वह एक और बार भी सफल हो जाता है तो वह बहुत मुनाफा कमा सकता है। राघव के बारे में बात करें तो उसकी गोली की ताकत भगवान की यादों के प्रभाव से ऐसी थी
कि पहली श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करते समय उसकी विफलता की संभावना न के बराबर थी। अगर उसकी गोली की लौ इतनी कमजोर न होती तो वह प्रतिभट्टी गोलियों की संख्या में अपनी दक्षता और भी बढ़ा सकता था। लेकिन जब उसने दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का विचार किया तो राघव ने उसे छोड़ने का ही निर्णय लिया। उसकी मौजूदा पिल फ्लेम की शक्ति के साथ दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना उसे घातक साबित हो सकता था। अब उसे सिर्फ अपने समृद्ध स्टार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसकी समृद्ध स्टार की शुरुआती सफलता में सुधार की बहुत गुंजाइश थी। वह चाहता था कि अपने समृद्ध स्टार को पूरी तरह से संकेंद्रित करें, जिससे उसकी अवस्था पूरी तरह से परिष्कृत हो सके। राघव ने अपने सभी पैसे समृद्धि गोली की सामग्री खरीदने में खर्च करने का मन बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि गिल्ड के पास उस मात्रा में सामग्री का स्टॉक नहीं था तो वह थोड़ा निराश हुआ। विकल्प के रूप में उसने 50 सेट सामग्री के साथ साथ कुछ अन्य प्रथम श्रेणी की औषधीय सामग्री भी खरीद ली। एक बार जब वह इन्हें औषधीय गोलियों में बदल देता तो वह इन्हें गिल्ड को बेच सकता था और इस तरह पैसे कमा सकता था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में मार्शल आर्ट्स बहुत प्रचलित थे और यहाँ के लोग भी साहसी थे, इसलिए औषधीय गोलियों की हमेशा बड़ी मांग रहती थी और आपूर्ति हमेशा मांग के हिसाब से कम पड़ जाती थी। सौभाग्य से कीमियागर संघ के पास विवेक था और उसने कीमतों में वृद्धि नहीं की, अन्यथा संघ बहुत अधिक धन कमा सकता था। राघव गिल्ड से बाहर निकला और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसने अचानक चिल्लाने और गालियां देने की आवाजें सुनी। वह तुरंत वहां देखने के लिए बढ़ा। वह देखा कि 10 नौकर किसी व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे और एक मोटा अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस पर गालियां दे रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा। हे, इसे सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। देखिए वह चिमनी जो 200 मीटर से भी ऊंची है, वही चिमनी उस लड़के ने बनाई थी। आज बॉस निरीक्षण करने आया था और जब उसने यह देखा तो वह गुस्से से लगभग पागल हो गया। उस मूर्ख ने ब्लूप्रिंट उल्टा पड़ा। असल में उसे कुआं बनाना था। हा। राघव ने यह सुनकर अपनी हंसी रोक ली। क्या वाकई इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? उस व्यक्ति को जमीन पर पड़ा देख उसका दिल थोड़ा कांप उठा। वह व्यक्ति ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था, शायद राघव से भी कम उम्र का होगा, लेकिन उसका शरीर असाधारण रूप से लंबा और मजबूत था। वह सिर्फ जमीन पर लेटा हुआ था और बिना कोई प्रतिकार किए उन लोगों को उसे मारने दे रहा था। राघव को जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि जब भी उन लोगों के घूंसे या लातें उसके शरीर पर पड़ती तो एक अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर से निकलती और उन लोगों को दूर धकेल देती। राघव की चौंकाने वाली आध्यात्मिक शक्ति के बिना उस हल्की लहर को महसूस करना संभव नहीं था, लेकिन उस युवक में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से साधक नहीं हो सकता था। वह युवक काफी देर तक बिना किसी प्रतिक्रिया के पड़ा रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पीट रहे लोग अंततः थक गए, उनके हाथ पैर दुखने लगे। अरे, इस मूर्ख ने मुझे कितना गुस्सा दिलाया है, उसकी वजह से मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसे मार डालो। वह मोटा मालिक चिमनी को देखकर और भी गुस्से में था। वह बार बार गालियां देता और 1-2 बार उसे लात मारने के लिए बढ़ा। रुक जाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? उस मालिक ने इतना गुस्से में आकर बिना देखे ही जवाब दिया। फिर उसने देखा कि यह आवाज कहां से आई थी। जैसे ही उसने देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया और वह हकलाते हुए बोला, युवा मास्टर, बस रुक जाओ, यहां 100 सोने के सिक्के हैं जो चिमनी को गिराने और नया कुआं बनाने के लिए पर्याप्त हैं। राघव का इस स्थिति में बहस करने का मन नहीं था, इसलिए उसने सीधे थैला फेंककर सोने के सिक्के दिए। अगर थोड़े पैसे से यह मामला सुलझ सकता था तो वह कोई और कदम नहीं उठाना चाहता था। बाकी सब ने देखा और तुरंत रुक गए। मोटा मालिक फौरन बोला, युवा मालिक, इसे ले लो और यहां से चले जाओ। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी ठिठोली थी। उसने देखा कि यह व्यक्ति बेवकूफ था जो अब किसी अच्छे रिश्ते की उम्मीद कर रहा था, तो उसने उसे जल्दी से जाने का आदेश दिया। इस तरह के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता। हाँ, मैं अभी चला जाऊंगा।
वह जल्दी से सबको उदास होकर ले गया। छोटे भाई, कृपया उठ जाओ, राघव ने उस युवक से कहा जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह युवक सो रहा था। जब राघव ने आवाज दी तो उसने अचानक सिर उठाया और पाया कि उसे पीटने वाले लोग जा चुके थे। क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने मुझे बचाया था? वह उलझन में पूछा। उठो और फिर हम बात करेंगे, राघव मुस्कुराया। वह युवक 100% ईमानदार और दयालु लग रहा था, जिससे लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। जब वह खड़ा हुआ तो जो लोग यह उपद्रव देख रहे थे वे चौंक कर चिल्ला उठे। जब वह जमीन पर लेटा था तो लोगों को बस इतना ही एहसास हुआ था कि वह थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब जब वह खड़ा हुआ तो उसने सभी को चौंका दिया। वह लगभग 3 मीटर लंबा था। वह व्यावहारिक रूप से एक विशालकाय व्यक्ति था और लोग उसे देखकर अत्यधिक दबाव महसूस कर रहे थे। कितना लंबा है? राघव भी हैरान था। उसके सामने वहां खड़े हर आदमी को वह बच्चा सा लग रहा था। जब वे तुम्हें पीट रहे थे तो तुमने उनसे लड़ाई क्यों नहीं की? यह देखते हुए कि उसका शरीर कितना मजबूत था और यह तथ्य कि उस पर हमला करने वाले लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, राघव को यह विश्वास था कि वह आसानी से उन सभी को नीचे गिरा सकता था। उसने सरलता से उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बुरा किया है, इसलिए जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं जवाब नहीं दे सका। राघव ने सिर हिलाया। यह विशालकाय व्यक्ति भले ही ताकतवर था, लेकिन लगता था कि उसकी बुद्धि अभी भी बच्चे के स्तर की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना ईमानदार और भोला था, लेकिन ब्लूप्रिंट में कुआं भूल जाना और अंत में बड़ी चिमनी बना देना यह निश्चित ही चिंताजनक था। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या आपके घर में कोई काम की जरूरत है? मैं बहुत बड़ा हूं और मुझे वेतन की जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने विनती की। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, किसी ने उसे याद दिलाया, युवा मालिक, मूर्ख मत बनो। यह आदमी एक पल में पूरे बैल को खा सकता है। इसे अपने पास रखना फायदेमंद नहीं है। नहीं, जब तक चावल है तब तक सब ठीक है। मुझे मांस की जरूरत नहीं है, उसने कुछ आग्रहपूर्वक कहा। ठीक है, मेरे साथ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने पूछा। मुझे सिद्धार्थ कहा जाता है। धन्यवाद बड़े भाई, सिद्धार्थ ने खुशी से कहा। मैं भविष्य में तुम्हें सिद्धार्थ ही कहूंगा। तुम मुझे राघव कह सकते हो, राघव ने सिर हिलाया। ठीक है राघव, सिद्धार्थ ने सीधे तौर पर अपना सिर हिलाया। राघव और सिद्धार्थ द्वारा पीछे छोड़ी गई भीड़ में सभी लोग ईर्ष्यालु हो गए थे। वे उस बेवकूफ से ईर्ष्या कर रहे थे जो एक महान उत्तराधिकारी का कृपा पात्र बन गया था। बेवकूफों की किस्मत वाकई हमेशा बेवकूफी भरी होती है। रास्ते में राघव ने सिद्धार्थ से उसके अतीत के बारे में पूछा। सिद्धार्थ ने बताया कि उसे कुछ अच्छे लोगों ने गोद लिया था, लेकिन जब वह 5 साल का था तो एक महामारी ने उसके गांव के सभी लोगों की जान ले ली, सिवाय उसके। वह शाही राजधानी तक घूमने में कामयाब हो गया था। वह लोगों से श्रम का व्यापार करके भोजन प्राप्त करता था, लेकिन क्योंकि उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे जल्दी ही वापस भेज दिया जाता था और उसका रोजमर्रा का जीवन काफी कठिन था। सिद्धार्थ, तुम भविष्य में मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें फिर से भूखा नहीं रहने दूंगा। राघव के दिल में सहानुभूति उत्पन्न हुई। जैसा कि कहावत है, अहंकारी लोग हमेशा अहंकारी लोगों के साथ ही समाप्त होते हैं, जबकि पीड़ित लोग दूसरे पीड़ितों के साथ ही समाप्त होते हैं। हालांकि दोनों की स्थिति अलग अलग थी, लेकिन वे दोनों बहुत दर्द से गुजरे थे। वे इतने अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि राघव ने हाल ही में अपनी किस्मत बदलने में कामयाबी हासिल की थी। चलते चलते वे एक चौड़ी सड़क पर पहुंचे, तभी अचानक चौंकने वाली चीखें सुनाई दी और एक विशाल आकृति उनके पास से गुजरी। यह एक आलीशान गाड़ी थी जिसे एक स्कारलेट याक खींच रहा था, जो एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था। उसने बेतहाशा आधी सड़क खींच ली थी और आसपास के लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। एक 5 साल की बच्ची सड़क पर खेल रही थी, जब अचानक उसकी नजर विशालकाय स्कारलेट याक पर पड़ी और वह डर से कांप गई। वह डर गई और उससे बच नहीं पाई। किसी भी पल वह उससे कुचल सकता था। राघव ने ठंडी सांस ली
और तेजी से आगे बढ़ा, जिससे उसके पैरों के नीचे की कई मजबूत फर्श की टाइलें टूट गईं। वह बिजली की तरह तेज था। उसने तुरंत बच्ची को पकड़ लिया और जल्दी से एक तरफ खींच लिया। जैसे ही उसने खुद को संभाला, गाड़ी उन दोनों के पास से निकल गई। राघव ने सोचा कि बस यही होगा, लेकिन अचानक गुस्से से चीख निकली। कौन नीच गुलाम मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा है? तुम मौत को बुला रहे हो। इस ठंडी चीख के साथ ही एक लंबा कोड़ा हवा में घूमता हुआ राघव की ओर बढ़ा। कौन नीच गुलाम मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा है? तुम मौत को बुला रहे हो। इस ठंडी चीख के साथ ही एक लंबा कोड़ा हवा में सीटी बजाता हुआ राघव की ओर बढ़ा। वह चाबुक बहुत तेजी से और चतुराई से चलाया गया था। उस पर हमला करने वाला व्यक्ति चाबुक चलाने में आश्चर्यजनक रूप से माहिर था। राघव को इससे बचना चाहिए था, लेकिन छोटी लड़की को पकड़े हुए यह उसके लिए और भी कठिन था। उसके अंदर क्रोध जाग उठा। अब उसके लिए बच निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। छोटी बच्ची की रक्षा करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपने हाथ को बलपूर्वक प्रहार सहने के लिए तैयार किया। ठीक उसी समय एक विशाल आकृति राघव के सामने आ गई। यह सिद्धार्थ था, जिसने राघव के लिए अपनी पीठ पर वार झेला था। राघव की आंखें गहरी हो गईं। वह देखना चाहता था कि हमला करने वाला कौन था, लेकिन वह गाड़ी पहले ही तेजी से भाग चुकी थी। सिद्धार्थ की आवाज आई, राघव, मैं ठीक हूं। बचपन से ही मुझे इतना मारा गया है कि अब मैं इसकी आदी हो चुकी हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी पीठ पर पहना गया कपड़ा फटा हुआ था और उसकी त्वचा से खून की धार धीरे धीरे बह रही थी। अचानक एक महिला आई और उसने छोटी लड़की को पकड़ लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और राघव और सिद्धार्थ का धन्यवाद करने लगी। सिद्धार्थ मूर्खतापूर्वक मुस्कुराया और राघव ने जाने से पहले उसे कुछ शब्दों से सांत्वना दी, लेकिन राघव अब भी गुस्से से दबा हुआ था। इतनी व्यस्त और भीड़ भरी सड़क पर घुसकर किसी को चाबुक से पीटना, वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने इतनी हिम्मत की थी। सिद्धार्थ का घाव खून से तर था और बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन वह सिर्फ मांस का घाव था। यह देखकर राघव हैरान रह गया। सिद्धार्थ का शरीर कितना मजबूत था। वह व्यक्ति जिसने क्रूरता से हमला किया था बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके हमले से केवल सिद्धार्थ की त्वचा ही टूटी थी। जब वे दोनों चल रहे थे, सिद्धार्थ के पेट से अचानक एक गड़गड़ाहट निकली जो बिजली की तरह तेज थी। राघव विचलित होकर रुक गया और तभी उसने महसूस किया कि उनके ठीक पास एक बंद स्टोर था जिसमें से मांस की गंध आ रही थी। सिद्धार्थ शर्मिंदा होकर बोला, राघव, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, चलो नाश्ता करते हैं, राघव ने कहा। वह सिद्धार्थ को बंद स्टोर में ले गया और उन्हें बैठने के लिए एक टेबल ढूंढी। मालिक को सोने का एक सिक्का देते हुए उसने कहा, जो भी बन है उन्हें बाहर निकालो। राघव, मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे केवल कुछ चावल चाहिए, सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा। इसका कारण यह था कि उसे अनगिनत बार ऐसे अनुभव हो चुके थे जब लोग उसे खाते हुए देखते और फिर तुरंत उससे दूरी बना लेते थे। सिद्धार्थ को डर था कि यह फिर से हो सकता है। सिद्धार्थ, तुमने मेरे लिए कोड़ा रोका, अब से तुम मेरे लिए भाई की तरह हो और मैं, राघव, तुम्हारे लिए कोड़ा रोकूंगा। इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो तुम अपने भाई से नहीं कहोगे, समझे? राघव ने गंभीरता से कहा। सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके लिए चाबुक को रोका था। ऐसे व्यक्ति के लिए राघव के दिल में भाई जैसा स्नेह था। राघव, मैं, सिद्धार्थ अचानक जोर जोर से रोने लगा। बेघर भटकने के अपने इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसे इतनी गर्मजोशी महसूस हो रही थी और पहली बार किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। अच्छा भाई, रोना मत। हम भाई बहन रोते नहीं, पसीना बहाते हैं। आंसू कायरों के लिए होते हैं। राघव ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया। ठीक है राघव, मैं आपकी बात मानूंगा। जो कुछ भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं मैं करूंगा, सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। राघव ने उसे और आत्मविश्वास रखने को कहा, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे उसने गलती से कुआं बनाने की जगह चिमनी बना ली थी, तो उसने सोचा कि ऐसे कुछ और न करना चाहिए। तभी बन की दुकान का मालिक एक टोकरी लेकर आया। राघव मुस्कुराते हुए बोला,
सिद्धार्थ, जितना चाहो खाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो तुम मुझसे कुछ मत रोकना। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और शिष्टाचार के तहत खड़ा नहीं हुआ। उसने मुट्ठी भर बन एक एक करके निगलने शुरू किए। हालांकि वह पहले ही मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी राघव सिद्धार्थ की भूख से हैरान था। 300 से ज्यादा मीट बंस खाने के बाद भी उसे और खाने की इच्छा हो रही थी। अब तक मालिक बहुत चिंतित हो चुका था। उसके सारे बंस खत्म हो चुके थे और इतने कम समय में और बंस बनाने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। 300 बंस सिर्फ 6 चांदी के सिक्के के बदले थे, लेकिन जब वह राघव को पैसे देने गया तो दोनों पहले ही वहां से जा चुके थे। जब वे दोनों राघव के घर लौटे तो सबसे पहले उसने सिद्धार्थ को अपनी मां से मिलवाया। सिद्धार्थ के बड़े आकार के कारण राघव की मां पहले थोड़ी डर गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ इतना सहज और मासूम है तो वह तुरंत शांत हो गईं। राघव ने उन्हें सिद्धार्थ के बारे में बताया तो रोहिणी ने बिना किसी संकोच के उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। सिद्धार्थ के शांत होने के बाद राघव ने गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू की। अपने घर में उसे कीमियागर संघ की तरह अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया और गोलियों को बनाने की गति को तेज कर दिया। 3 पूरे दिन बीत गए। फिर राघव अपने कमरे से बाहर आया। उसने लगातार 3 दिन और रातों तक खुद को परिष्कृत किया था। अब उसके पास लगभग 100 समृद्ध गोलियां थीं और वे सभी मध्यम श्रेणी की थीं। समृद्ध गोली के अलावा राघव ने रक्त संघनक गोली, आध्यात्मिक ऊर्जा संघनक गोली, जहर इलाज गोली आदि भी परिष्कृत की थीं। इन सभी को गिल्ड में बेचकर वह अपना आरण चुकाने वाला था। जैसे ही राघव कमरे से बाहर आया, संध्या शर्मिंदी होकर उसके पास आई। राघव विचलित होकर पूछने से खुद को रोक नहीं सका। संध्या, क्या हुआ? युवा मास्टर। संध्या थोड़ा घबराई हुई थी। जो भी हो, बस मुझे बता दो, राघव हंसते हुए बोला। अच्छा, घर में अब और खाना नहीं है, संध्या ने बेचैनी से कहा। सिद्धार्थ की भूख वाकई बहुत अधिक थी। राघव यह जानते हुए भी कि सिद्धार्थ की जिंदगी कितनी कठिन रही है, उसने रसोई से अतिरिक्त खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 3 दिन में ही शर्मा परिवार का 1 महीने से अधिक का खाना खत्म हो गया। राघव ने संध्या को चुपके से एक गहना निकालकर बेचने का निर्देश दिया। संध्या को लगा कि इस तरह की बात राघव से पहले पूछनी चाहिए थी, इसलिए वह उसे ढूंढने आई थी। राघव ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। छोटी बहन, तुम वाकई समझदार हो गई हो, मैं इस समस्या को संभाल लूंगा। संध्या राघव की निजी नौकरानी थी और शर्मा परिवार चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, संध्या उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। राघव ने बहुत पहले ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह मान लिया था। युवा मालिक, आज रात के खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, संध्या ने याद दिलाया। अब वह घर की पूरी प्रबंधक बन चुकी थी। मुनीम ने सोचा था कि शर्मा परिवार में कोई भी सुधार संभव नहीं है, इसलिए वह बहुत पहले ही चला गया था। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा, राघव ने कहा। उसके पास अभी भी कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन यह बहुत छोटी रकम थी। उसने सिद्धार्थ को बुलाया और दोनों कीमियागर गिल्ड में जाने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ को साथ लाने का कोई विशेष कारण नहीं था। राघव बस अपनी सोच को और विकसित करना चाहता था। आखिरकार बुद्धि का संबंध अनुभव से होता है। गिल्ड पहुंचकर राघव सीधे औषधीय सामग्री वाले कमरे में गया और प्रभारी युवा को दर्जनों गोलियां सौंप दीं। वह युवक बुरी तरह डर हुआ था। उसे साफ साफ याद था कि राघव इन औषधीय तत्वों के लिए सिर्फ 3 दिन पहले ही आया था। वह सोच में पड़ गया कि 3 दिन में राघव इन औषधीय गोलियों के साथ कैसे वापस आ गया। आमतौर पर लोगों को अपना आर्ण चुकाने के लिए औसतन आधे साल का समय लगता था। अपने सदमे को एक तरफ रखते हुए उसने इन गोलियों को बड़े ध्यान से लिया और पेशेवर तरीके से हर एक की जांच की। 17 मध्यम श्रेणी की और 36 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां। हालांकि उसे अपने औजारों पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह अविश्वास की स्थिति में था। जब उसने पुष्टि की कि कोई गलती नहीं हुई है, तो उसने राघव के द्वारा चुकाए गए आरण का हिसाब काट लिया। अंत में कुछ गोलियां बची हुई थीं। मास्टर राघव,
क्या आप इन बची हुई औषधीय गोलियों को औषधीय सामग्री के बदले में इस्तेमाल करना चाहेंगे या मुझे इन्हें सोने के सिक्कों के बदले में बदलना चाहिए? युवक ने सम्मानपूर्वक पूछा। सभी को सोने के सिक्कों में बदल दो। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुकें। युवक ने जल्दी से दवाइयों की गोलियों के नवीनतम बाजार मूल्यों वाली किताब पलटी। उसे उस मानदंड के आधार पर कीमत की गणना करनी थी। मास्टर शर्मा, कुल मिलाकर यह 81,70,000 स्वर्ण सिक्के होते हैं। राघव ने सिर हिलाया। कीमियागर संघ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था, इसलिए यह कीमत बहुत उचित थी। यह बाजार मूल्य से बस 10वां हिस्सा कम था और बदले में इतनी सारी विशेष गोलियों का मिलना निश्चित रूप से इसके लायक था। इसे मुझे 2 क्रिस्टल कार्ड पर दे दो। एक कार्ड पर 2 मिलियन और दूसरे पर बाकी के, राघव ने कहा। जब वह घर लौटे तो संध्या पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। उसने राघव को एक लाल निमंत्रण कार्ड दिया। युवा मास्टर, कुणाल ने आपको निमंत्रण भेजा है। राघव ने इसे खोला और मुस्कुराया। कुणाल रक्त संघनन क्षेत्र में घुसने के बाद अपने एकांत से बाहर निकल आया था। उसने हीरोइक असेंबली हाउस में एक दावत रखी थी और सभी को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था। जब उसने देखा कि कितने दिन बीत चुके थे तो यह तारीख सही लगी। संध्या, यहां आओ। घर का ध्यान अच्छे से रखना और यह युवा मालिक भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा दहेज खरीदेगा ताकि तुम शानदार तरीके से शादी कर सको। राघव ने हंसते हुए संध्या को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। संध्या का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन जब उसने कार्ड पर नंबर देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वास से भर गया। छोटी अमीर लड़की, शर्मा परिवार का भविष्य अब तुम संभालोगी। ठीक है, जाओ और मेरी मां के सारे गहने वापस खरीद लो, चाहे इसके लिए तुम्हें 10 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। कोई समस्या नहीं है, राघव ने कहा। हाँ, चिंता मत करो युवा स्वामी, संध्या इसे अच्छे से संभाल लेगी। संध्या ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से सीधी खड़ी हो गई। राघव ने सिर हिलाया और सिद्धार्थ को हीरोइक असेंबली हाउस में ले आया। हीरोइक असेंबली हाउस राजधानी का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। वहां भोजन करने आने वाले लोग आमतौर पर बहुत अमीर होते थे। इसका मुख्य आकर्षण इसका भव्य नाम था और यहाँ की बढ़िया खाने के साथ यह राजघरानों और कुलीन लोगों के लिए पार्टी करने का पसंदीदा स्थान बन चुका था। यह रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक बड़ी गोल मेज थी, जिस पर इस समय तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। हालांकि इस समय सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और कोई भी अपनी चॉपस्टिक नहीं उठा रहा था। जब उन्होंने एक खास आकृति को अंदर आते देखा तो सभी लोग झट से खड़े हो गए। राघव, राघव, लॉर्ड शर्मा, कुणाल, रघु और बाकी सभी ने उसे आवाज दी, लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे सिद्धार्थ को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुणाल पहले से ही एक बड़ा नाम था, लेकिन सिद्धार्थ के सामने वह भी छोटा सा महसूस हुआ। मैं तुम्हें अपने भाई सिद्धार्थ से मिलवाता हूं, राघव ने कहा। जब उन्होंने उसका परिचय सुना तो सभी ने जल्दी से सिद्धार्थ का अभिवादन किया, लेकिन सिद्धार्थ ने केवल सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए हल्की सी हंसी हंसी। राघव के आने पर ही सभी लोग खाने के लिए बैठे। कुणाल ने अपना गिलास उठाया और कहा, राघव, मैं कोई फालतू की बातें नहीं करूंगा। मैं, कुणाल, आपके सम्मान में टोस्ट करता हूं। कुणाल के दिल में राघव के लिए गहरी कृतज्ञता थी। उसे रक्त संघनन क्षेत्र तक पहुंचने में कई साल लगते, लेकिन अब जब वह इतनी जल्दी वहां पहुंच चुका था तो यह न केवल उसकी मदद करेगा बल्कि भविष्य में उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहारा देगा। हम सभी भी आपके लिए टोस्ट करते हैं राघव। रघु ने नेतृत्व संभाला और सभी खड़े हो गए। राघव द्वारा दिए गए औषधीय तरल से वे जल्दी ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने लगे थे। डेब्रेक मार्क्विस से लेकर रघु तक सभी आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के पहले हेवन स्टेज तक पहुंच चुके थे। यह सब केवल राघव के सहयोग के कारण संभव हो पाया था। हर कोई उसकी मदद के लिए आभारी था।